दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल जी की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है द बर्छा लेपर्ड। वो थे कर्नल ग्लासफर्ड। अभी जो वर्तमान सेंचुरी चल रही है उसके शुरुआत के गिने चुने शिकारियों में से एक, जिन्होंने कहा था कि टाइगर जेंटलमैन होता है लेकिन लेपर्ड हमेशा बाउंडर होता है। अब उनका ये कोट हर जगह कोट किया जाता है और यही वजह है कि लेपर्ड की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बुरी है शिकारियों के सामने और बाकी लोगों के सामने। अब मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि एक जानवर जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे आप बाउंडर बोल सकते हैं, लोभी कह सकते हैं, या फिर ऐसा असभ्य जानवर जिसे सीमा के अंदर रहने की हिदायत दी जाती हो। हालांकि मेरे ख्याल से बाउंडर तो इंसान होता है, लेपर्ड नहीं। अब इस कहानी में मैं कुछ ऐसा घटनाक्रम आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि लेपर्ड बाउंडर होता है कि नहीं होता, यानी कि लोभी होता है कि नहीं होता। महू से 4.5 मील की दूरी पर एक झील है जो कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और उसके एक तरफ है महू। जिस तरफ महू है वहां पर एक उठा हुआ एरिया है जो कि आर्टिफिशियल है, इंसान ने बनाया है। जब तक वो उठा हुआ हिस्सा नहीं था तब तक वो झील काफी छोटी थी। अब ये जो कुछ कृत्रिम कुछ प्राकृतिक झील महू को पानी पहुंचाती है पीने के लिए, और इसका नाम है बरछा। ये नाम बरछा इसलिए पड़ा कि एक गांव का नाम है बरछा जो यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है। ये जो बरछा नाम था एक बरगद के पेड़ की वजह से आया था जो कि बहुत चौड़ा था, जिसकी बहुत सारी एरियल रूट्स थी जो कि लटक के काफी बड़ा एरिया बना देती थी, जिसकी छांव बहुत दूर तक जाती थी। और बड़ का मतलब होता है बरगद, छा यानी कि छांव। ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी छांव काफी दूर तक जाती हो उसको लोग बोलते थे बरछा। बताया जाता है कि ये पेड़ 500 या 600 ईयर्स ओल्ड है। अब ये जो झील थी उसमें एक छोटी सेलिंग बोट थी जिसमें एक सेल लगा हुआ था, यानी कि पाल वाली नाव। अब ये जो छोटी सी नाव थी मैं इसका इंचार्ज था। इसकी मेंटेनेंस का जिम्मा मेरे ऊपर ही था। ज्यादातर संडे को मैं पैक्ड लंच लेके इस नाव में ही इस झील में सेल करता रहता था, इस उम्मीद के साथ क्या पता एक या दो मछली भी पकड़ लूं। तो मैंने बहुत सारी छुट्टियां इस झील में बिताई हैं, इस सेलिंग बोट में तैरते हुए या फिर कीचड़ भरे किनारों पर टहलते हुए। अब जो हल्की पहाड़ियां हैं इस झील के तीनों तरफ, उनमें बारिश के मौसम में अच्छी खासी घास और झाड़ियां उगाती हैं। अब इन झाड़ियों के अंदर बहुत सारे तेंदुए रहते हैं। बाकी के जो छोटे शिकार हैं यानी कि स्मॉल गेम, वो लोकल शिकारियों ने खत्म ही कर दिए। अब लेपर्ड मरता क्या ना करता। जब उसका भोजन ही इंसानों ने खत्म कर दिया तो वो इंसानों की बस्ती के पास ही आता है बकरी गाय कुत्ते मारने के लिए, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल था। 23 साल पहले मैं इस झील के किनारे कैंपिंग कर रहा था और मुझे बार्किंग डियर की अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस पहाड़ी पर एक भी बार्किंग डियर बचा है। अब बचा है कि नहीं बचा है, लेकिन मैंने एक भी अलार्म कॉल सुनी नहीं जब मैं लास्ट टाइम महू में रुका था। तो बार्किंग डियर नहीं है ऐसा ही मेरा अंदाजा है, क्योंकि बार्किंग डियर रहे किसी जंगल में और रात भर में अपनी अलार्म कॉल ना करे, थोड़ा मुश्किल ही लगता है। अब जब मैं महू में पहले कुछ महीने रह रहा था, हर महीने एक ना एक जानवर के मरने की खबर मेरे पास आ जाती थी वर्षा से। कभी किसी का कुत्ता मार दिया, कभी किसी की बकरी मार दी, कभी मार दी किसी की गाय। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि उस इलाके में बहुत सारे पशु घूम रहे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और दूसरा मुझे यह भी मालूम था कि जंगल से
सारे जानवर तो खत्म कर दिए इंसानों ने, अब वर्षा के लेपर्ड खाए तो क्या खाए। इसलिए मैं कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता था, लेकिन लेपर्ड को मारने के लिए जाता नहीं था। और ना ही मैं किसी दूसरे शिकारी को खबर देता था कि जाओ, वहां पर शिकार हुआ है, जाके लेपर्ड को मार दो। अब जब मैं कई दिनों तक आया नहीं, तो लोगों ने 3 से 4 मील की पैदल यात्रा करके मेरे घर तक आने की जहमत उठानी बंद कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझ तक खबर पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तेंदुए को मारने आऊंगा ही नहीं। या फिर उन्हें कोई दूसरा शिकारी मिल गया था जो कि उनकी बातें सुनता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी कोई खबर मिली नहीं कि उस इलाके में किसी तेंदुए को मारा गया है। एक शाम की बात है, काफी देर हो गई थी, अंधेरा हो चला था और मैं बरछा लेक से वापस लौट रहा था। तभी बरछा गांव के कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। उन लोगों ने मेरी गाड़ी पहचान ली थी, सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए थे मेरा रास्ता रोकने के लिए। उन लोगों के बीच से मैंने पहचान लिया, उनके बीच में खड़ा था मंगू, जो कि उनका प्रवक्ता था, उनकी तरफ से अपनी बात कहना चाहता था। मंगू की गांव में शराब की दुकान थी और मेरे साथ कई बार आया था मछली पकड़ने की ट्रिप में बरछा लेक पर। अब उन लोगों ने बोला कि एक बड़ा ही खतरनाक लेपर्ड है और इस बार उसने पशु नहीं मारा है, उसने हमला कर दिया है गांव के बनिए के ऊपर ही। वो बनिया जो दुकान भी चलाता था, लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता था। और ये घटना हुई है 1 घंटे के पहले ही। वो लोग बोले कि हमारा निवेदन है कि आप यहीं रुक जाइए, हम आपको एक बकरी दे देंगे फ्री में, और बकरी भी ऐसी देंगे जो जितना मिमियाती है ना, उतना तो कोई बकरी मिमियाती ही नहीं। आप इंतजार में बैठिए बकरी बांधकर, लेपर्ड आएगा, उसे मार दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। उन लोगों ने कहा कि वो लेपर्ड इतना बड़ा है जितनी बड़ी होती है गाय, बड़ा ही खतरनाक लेपर्ड है। आप हमें इस दुविधा में छोड़ के मत जाइए, हमें आप इस संकट में छोड़ के मत जाइए। उन लोगों ने एक आम के पेड़ के ऊपर मचान भी बना दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे झील की तरफ जाते हुए देख लिया था। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ। झील के किनारे उन्होंने मेरी कार देखी, लेकिन कार के अंदर मैं नजर नहीं आया। उन्हें मालूम नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने यही तय किया कि जिस रास्ते से मुझे वापस जाना है उस पर खड़े हो जाए और मेरा रास्ता रोके, तभी हो पाएगी मुझसे बात। अब जब मैंने उनसे पूछा कि बनिया कहाँ है और बनिया पर हमला कहाँ पर हुआ था, क्या वो घायल है, तो उन लोगों ने कहा घायल कोई भी नहीं है। अब उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई वो इस प्रकार से है। अब उन्होंने बताया कि गांव का बनिया, जिसकी की उम्र है करीब 40 साल, अपने गधे पर बैठ के गांव की तरफ लौट रहा था। शाम के बज रहे थे करीब 6। वो बनिया किसी दूसरे गांव में पैसे का ट्रांजैक्शन करने गया था, अब वापस लौट रहा था, और जो बैलगाड़ी आने का रास्ता था उस पर वो चल रहा था अपने गधे से। बीच में से रास्ता आम के बगीचे के करीब से गुजरता था। जहां आम का बगीचा था उसके वहीं पर झाड़ियों का एक गुच्छा था और उसके आगे थे खेत। यहीं पर कुछ ऐसे पैचेस थे, यानी कि बंजर खेत, जिनमें झाड़ियों के गुच्छे थे, और ये झाड़ियां थी अड्डा तेंदुओं का। अब जब बनिया गधे में बैठ के जा रहा था, आम के पेड़ों के नजदीक पहुंचा, तभी अचानक उसका गधा रुक गया। बनिया ने देखा कि गधा क्यों रुक गया। सामने देखा बहुत बड़ा लेपर्ड उससे करीब 10 गज की दूरी पर खड़ा था और उसकी ही तरफ देख रहा था। वो लेपर्ड बड़े ही खतरनाक मूड में लग रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो बनिया का रास्ता छोड़े। अब बनिया ने जैसे मेरे खबरचियों को बताया है, उसके मुताबिक बनिया को बहुत डर लग रहा था। उसके अंदर ये साहस नहीं हो रहा था कि वो उस तेंदुए की आंखों में आंखें मिला कर देखे। तो बनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। बनिया का कहना था वो तेंदुआ एक बैल से भी बड़ा है। बनिया ने सोचा आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, मौत सामने ही खड़ी है, क्यों ना भगवान की प्रार्थना कर ली जाए। उसने गधे की लगाम को छोड़ के दोनों हाथ भगवान की प्रार्थना के लिए जोड़े। अब गधे को लगा कि मुझे तो कोई आदेश दिया नहीं जा रहा, मेरी लगाम तो खाली हो गई। तो गधे ने सोचा कि अब स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तो वो गधा पलटा, पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, उतनी ताकत से
जितनी ताकत से वो दौड़ सकता था, क्योंकि गधे को इतना मालूम था कि भाग्य के भरोसे तो नहीं बचूंगा, जितना भाग सकता हूं भाग लो। अब जो गधा अचानक से भागा और बनिया जो भगवान का नाम ले रहा था, उससे अचानक से लेपर्ड ने भी हमला कर दिया और दो ही छलांग में गधे की बराबरी पर पहुंच गए। अब उसने एक पंजा मारा गधे पे, गधा भी नीचे आ गया, गधे के ऊपर सवार बनिया भी नीचे आ गया। अब जब दोनों नीचे गिर गए, गधा और बनिया, तो लेपर्ड वहां खड़ा रहा, ग्राउल करता रहा। वो कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों गिरे हुए लोगों का मैं करूं तो क्या करूं। फिर उसने दो छलांग मारी और झाड़ियों में गायब हो गया। अब गधा जल्दी से उठा और वहां से भाग गया। अपनी गद्दी गिरा दी, जिस गद्दी पर काठी बना के बनिया गधे पर बैठा था। अब बनिया उठा, अपने कांपते हुए पैरों से उल्टी तरफ भाग गया, यानी कि गांव की तरफ भाग गया, मदद की गुहार लगाते हुए। अपने घर पहुंचने के बाद वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अब जब लोगों ने बनिया को भागते हुए देखा था, उसे गिरे हुए देखा, बेहोश होते हुए देखा, लेकिन यह भी देखा कि उसे किसी चोट का निशान नहीं था, उन्हें लग रहा था कि बनिया पागल हो गया है। बाद में कुछ महिलाएं आई और उन्होंने ये घटनाक्रम बताया। तब मालूम चला कि बनिया क्यों बेहोश हुआ है। ये दोनों महिलाएं सूखी लकड़ियां आम के पेड़ों के नीचे बटोर रही थीं। इन्होंने ये सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा था, और देखा था मात्र 50 गज की दूरी से। महिलाएं इतनी डर गई थीं कि इनसे हिला भी नहीं जा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में आदमी हिल पाता भी नहीं है। ये चुपचाप वहीं पर खड़े होके ये सारा ड्रामा देख रही थी, वो भी बालकनी व्यू से। अब गधे को थोड़ी देर बाद बनिए का बेटा ढूंढ लाया, और जब गधे को देखा गया तो मालूम चला गधे को भी कोई चोट नहीं लगी। अब जब यह घटनाक्रम मुझे सुनाया गया तो मेरी हंसी छूट गई और उससे लोगों का ध्यान भंग हो गया। अब जो लोग वहां जमा थे, जिन्होंने मेरी कार को रोका था, मेरे हंसने के बाद वो भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस घटना में कुछ तो हंसने वाली बात है। अब देखा तो जितने लोग खड़े थे वो ठहाके मार मार के हंस रहे थे, यानी कि अट्टहास लग रहे थे। और उससे मुझे मालूम चल गया था कि बनिया गांव में कोई लोकप्रिय आदमी नहीं है। लेकिन एक जवान सा लड़का था जो कि नहीं हंस रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, बाद में मुझे मालूम चला कि वो बनिया का बेटा था। अब जब हंसी रुकी तो मैंने जो लोग इकट्ठा थे उनसे बोला कि मेरे पास है मछली पकड़ने की रॉड, और ये कोई अच्छा हथियार नहीं है तेंदुए को मारने के लिए। हालांकि मैंने उन लोगों से कहा कि मैं कल शाम को फिर वापस आऊंगा और मुझे एक मिमियाने वाली बकरी दे देना, चेक करूंगा उस तेंदुए का भाग्य। हालांकि मैंने कहा कि अभी मैं अपने साथ कुछ आदमी ले जाके उस तरफ जाता हूँ, तेंदुए को डराने की कोशिश करता हूँ, अगर वो अभी भी उन झाड़ियों में छिपा है। हालांकि उनमें से कोई भी मेरे साथ जाने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे निहत्थे वो हैं, वैसा ही मैं भी हूँ निहत्था। उन लोगों ने कहा कि वो लेपर्ड बहुत बड़ा है, बड़ा ही खतरनाक है, बिना हथियार के उसके पास जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, वो लेपर्ड बैड टेम्पर्ड नहीं है। अगर वो होता, बनिया को भी चोट पहुंचाता, गधे को भी चोट पहुंचाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। हालांकि वो कर सकता था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बनिया के ऊपर हमला करने का उसका एक ही इरादा था कि वो पता करना चाहता था कि बनिया पैसा उधार देते वक्त ब्याज कितना लेता है। अब जब मैंने ये बोला तो फिर से ठहाकों का एक दौर चल पड़ा। थोड़ी देर में 6-7 आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, उनके हाथ में लाठियां थी। मुझे नहीं पता कहां से एक जंग लगी हुई तलवार भी वो लोग लेके आ गए थे, क्योंकि अभी तो उनके हाथ में तलवार थी नहीं। उनके पास कुछ ऊट पटांग सी लालटेन थी, जिनकी रोशनी कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, और हमारा चलना और ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। यानी कि अगर वो लालटेन नहीं होती तो शायद हम बेहतर चल पा रहे होते। हम लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, क्योंकि ऐसा हमने तय किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी बातों से लेपर्ड आसपास हो तो दूर चला जाए। तभी अचानक रेड वेटर्ड लैपिंग ने अलार्म कॉल करी। वहीं पास में एक गड्ढा सा था
जिसमें थोड़ी नमी थी। ये बर्ड्स रात में बिना बात के चिल्लाती नहीं है और हम अभी इससे काफी दूर थे, तो ये हमारी वजह से नहीं चिल्ला रही थी। इसका मतलब कुछ तो था उसके नजदीक। अब मैंने अपने दिमाग में एक मैप बना लिया उस जगह का, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। हम वैसे ही आगे बढ़ते रहे जैसे हमने कुछ भी देखा नहीं है, कुछ भी सुना नहीं। 40 मिनट के बाद हम लोग वापस रोड पर आ चुके थे और जो भीड़ थी अब कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही थी। अब उन लोगों को हिदायत देके कि अपने पशुओं को बाहर मत छोड़ना और कल दोपहर बाद 4:30 बजे मैं यहीं मिलूंगा, ये कह के मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, चल पड़ा महू की तरफ। अब आज की जो वॉक की थी, इसका मेरा उद्देश्य था गांव के लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाना, क्योंकि बनिया और गधे पर हमले के बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतने सारे लोगों के साथ जाते हुए, जोर जोर से बातें करते हुए, धुआं देने वाली लालटेन ले जाते हुए मैं लेपर्ड को देख लूंगा, मेरी कल्पना के बाहर था। और दूसरा मेरा इरादा था कि अगर लेपर्ड उस इलाके में अभी भी घूम रहा है तो उस जगह को छोड़ के चला जाए, लोगों की भीड़ को देख के। अगले दिन मैं 4:30 बजे के थोड़ा पहले ही पहुंच गया। गांव के लोग भी तैयार थे। उनके पास थी एक काली और सफेद बकरी। उन लोगों ने बोला कि उन्होंने आम के पेड़ पर एक मचान बना दिया है, ठीक उस जगह पे जहां बनिया की मुलाकात हुई थी तेंदुए से। मैंने उनसे कहा कि मैं पैदल ही थोड़ा उस इलाके में जाके आऊंगा जहां पे मिट्टी कटी फटी है, बहुत सारी झाड़ियां हैं, पत्थर भी है। मचान की क्या जरूरत है? क्योंकि उस इलाके में घूमता ही रहता था, मुझे वो इलाके का चप्पा चप्पा मालूम था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई ऐसा गड्ढा या झाड़ी या पत्थर मिल जाएगा जिसमें मैं छिप के बैठ जाऊं, बकरी को पास में ही बांध दूंगा, काम हो जाएगा। मैंने अपने साथ एक आदमी को लिया और चल पड़ा झाड़ियों और पत्थरों के बीच में छिपने के लिए, सूटेबल जगह को ढूंढने के लिए। पहले मैं उस तरफ गया जहां कल मैंने माइंड मैपिंग की थी, यानी अपने दिमाग में नक्शा बनाया था, जहां लैपिंग ने अलार्म कॉल करी थी। मेरा शक एकदम सही था। उस नमी वाली जगह पे जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बड़े मेल लेपर्ड के पग मार्क्स मिले। अब मैंने बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करी कि उन पग मार्क में क्या कुछ एब नॉर्मल है, यानी किसी चोट का निशान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक बड़े नॉर्मल लेपर्ड के पग मार्क थे। अब वहां से हम सावधानी पूर्वक चलते रहे। वहां का मैप तो मेरे दिमाग में बना ही था। बड़ी ही जल्दी बैलगाड़ी जाने वाले रास्ते के नजदीक में मुझे छिपने के लिए बढ़िया जगह मिल गई। वहां पे एक गड्ढा था जो करीब 3 फीट गहरा था। उसके चारों तरफ बोल्डर्स थे और करोंदों की झाड़ियां थी। मैंने एक बड़ा सा बोल्डर उस गड्ढे के अंदर फेंका जिस पर कि मैं बैठ सकूं। अपनी खुकरी से करौंदे की कुछ झाड़ियों को काटा ताकि मेरा व्यू क्लियर हो जाए। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब जो बैलगाड़ी जाने का रास्ता था वो यहाँ से करीब 10 गज की दूरी पर था। उसके नजदीक में ही एक झाड़ी थी जहां पर बकरी को बांधा जाना वाला था। बकरी सड़क के दोनों तरफ से नजर आ रही थी। अब मैंने उस आदमी से कहा, जाओ अपने साथ बकरी लेके आ जाओ। बकरी बांधने के बाद उसे वापस भी जाना था और मैंने कहा था गांव के लोगों को चेतावनी दे देना कि मेरी तरफ आए नहीं कहाँ मैं बैठा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में है राइफल। अब मैंने एक बार सुट्टा मारा, आसपास निगाह मारी और फिर उतर गया गड्ढे के अंदर जहां मुझे इंतजार करना था लेपर्ड का। करीब 20 मिनट के बाद मैंने देखा कि वो आदमी बकरी लेकर आ रहा है। मैंने उंगली से इशारा करके बता दिया कि उसे कहां पर बांधा जाना है। उसने बांध दिया बकरी को और उससे बोल गया कि इतना मिमियाना जितना तुम जिंदगी में कभी नहीं मिमियाई। अब बकरी ने थोड़ी देर तो अपना वादा निभाया। जब तक वो आदमी जाता हुआ उसे नजर आता रहा वो मिमियाती रही। जब आदमी नजर आना बंद हो गया तो थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए मम मम करके जमीन पर बैठ गई। अब वो एंजॉय कर रही थी आसपास का व्यू अपनी गर्दन घुमा घुमा के। अब बकरी से दूसरी कोई आवाज आई नहीं। हालांकि बकरी ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन वो मिमियाने के मूड में ही नहीं थी। अब मैं कर भी क्या सकता था। अब करीब आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बैलगाड़ी जाने वाले रास्ते की तरफ से
मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज मेरे नजदीक आती जा रही थी, तो मैं इंतजार करने लगा कि देखूं माजरा क्या है। अब एक 10 से 12 साल का बच्चा था जो कि दौड़ रहा था, रोता भी जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो रुकता था, अपने कंधे की तरफ से पीछे मुड़ के देखता था जिस रास्ते से वो आ रहा था, फिर आगे भागने लगता था। अब मुझे समझ में आ गया था कि कोई चीज है जिसने उसे पीछे डराया है, डर के भाग रहा है। तो जब वो बकरी और मेरे बीच में आया तो मैंने वहीं से चिल्ला के उससे पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बकरी ने मुझे देख लिया, वो खड़ी हो गई और मिमिया के उसने मुझे गुड इवनिंग बोला। बच्चा और ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने मेरी आवाज तो सुन ली थी, लेकिन मैं गड्ढे के अंदर बैठा था, उसे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं उठ के खड़ा हो गया ताकि बच्चा और ना डरे। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, एक बड़ा सा बाघ है, वो महुए के पेड़ के पास में बैठा है जहां पे एक नाला बैलगाड़ी के ट्रैक को क्रॉस करता है। वो लड़का बोला, उस बाघ को मैंने तब तक नहीं देखा था जब तक वो मुझसे करीब उतनी दूरी पर नहीं था जितनी दूरी पर ये पत्थर पड़ा है। वो जो पत्थर पड़ा था उससे करीब 10 फीट की दूरी पर था। फिर बच्चा बोला, वो बाप रे, वो मुझे मार देगा, और बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि जब तुम उसके नजदीक थे तब उसने तुम्हें नहीं मारा, अब तो तुम दूर हो, अब तो तुम सुरक्षित हो, रोना बंद करो। ये बताओ कि वो बाघ अब कहाँ है? क्या वो बाघ तब भी वहीं बैठा था जब तुम वहां से भागे थे? वो लड़का बोला, हाँ, वो अभी वहीं बैठा है, वो वहां से हिला भी नहीं, बस वो मेरी तरफ लगातार देखता रहा। वो वहीं महुए के पेड़ के नीचे बैठा है, नाले के किनारे। मैंने बच्चे से कहा कि तुम गांव की तरफ भाग जाओ, जाते वक्त रोना मत, क्योंकि बाघ तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि मैं बाघ की तरफ जा रहा हूं, तुम्हारे और बाघ के बीच में हूं। याद रखना, रोना मत, आवाज मत करना, गांव की तरफ भागो। उस लड़के ने ऐसा ही किया। अब वो रो नहीं रहा था, गांव की तरफ भाग रहा था। अब शायद वो डरा हुआ भी नहीं था। अब मैं उस बच्चे के साहस की और सूझबूझ की दाद दे रहा था कि वो केवल रोया लेकिन सही दिशा में भागा और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। अब मैं बकरी के पास खड़ा होकर उस लड़के को देखता रहा जब तक कि वो गांव के नजदीक नहीं पहुंच गया, करीब करीब आम के पेड़ों के पास जो कि गांव के किनारे पर ही थे। तब मैंने सोचा कि चलते हैं, उस लेपर्ड से मुलाकात करते हैं। उस बकरी के पास बैठने का कोई फायदा नहीं जिसने कि मिमियाने से मना कर दिया है, और मैं उस इलाके से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उस लड़के के बताए हुए डायरेक्शन पर चला जाऊंगा तो लेपर्ड से मुलाकात पक्की है। मुझे वो महुए का पेड़ भी पता था, वो नाले में जहां ढाल आती है उस जगह पर था। वहां पर कई झाड़ियां भी थी, लेपर्ड के बैठने की परफेक्ट जगह। और वो जगह मुश्किल से 500 गज की दूरी पर थी जहां पर अभी मैं था। थोड़ी दूरी तक तो मैं बैलगाड़ी के रास्ते पर ही चला। उसके बाद मैंने अपना रास्ता झाड़ियों के पीछे से कर लिया। मेरा इरादा था कि महुए के पेड़ के पीछे पहुंचा जाए। मैं बड़ी ही सावधानी के साथ पहुंचा था, और ऐसा कोई भी मौका मैंने लेपर्ड को दिया नहीं था कि वो मुझे देख सके। अब जब मैं महुए के पेड़ के पास पहुंचा, करीब 70 गज की दूरी पर, जहां से महुए के पेड़ का बेस दिखाई देता था, तो वहां पर लेपर्ड नहीं था। थोड़ी देर में ध्यान से खड़ा रहा, सुनने की कोशिश करता रहा कि कुछ पक्षियों की आवाज आए, कुछ जानवरों की आवाज आए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद मैंने अपनी बंदूक लोड की हुई थी, उंगली ट्रिगर पे रखी हुई थी। एक क्विक शॉट के लिए मैं पूरी तरह से रेडी था। अब मैं बढ़ रहा था महुए के पेड़ के नीचे की तरफ। वहां पर जो धूल थी उसमें मुझे लेपर्ड के बैठने के निशान मिल गए। उसके बाद जब वो लेपर्ड खड़ा हुआ, उठा, बैलगाड़ी के रास्ते की तरफ बढ़ा और वहां से झाड़ियों की तरफ चला गया। उसका एक पगमार्क बच्चे के पैरों के निशान के ऊपर पड़ा था, यानी कि जो बच्चे ने कहानी सुनाई थी वो 100% सही थी। वो बच्चा 5 या 10 कदम की दूरी पर था जब वो लेपर्ड के नजदीक से गुजरा। अब लेपर्ड के पैरों के निशान का पीछा मैं करता हुआ झाड़ियों के अंदर चला गया, लेकिन थोड़ा आगे जब पहुंचा तो वहां पथरीला रास्ता था, निशान दिखने बंद हो चुके थे। अब वहां पर जहां पैरों के निशान ही नहीं थे, वहां जाने से कोई फायदा नहीं था। मैं वापस पलटा
बैलगाड़ी के ट्रैक पर आया, अपना पाइप जलाया, स्मोकिंग करते हुए उस जगह के लिए बढ़ चला जहां मैंने बांधी हुई थी बकरी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा, देखा बकरी नदारद थी, यानी कि बकरी गायब थी। जिस रस्सी से बकरी को बांधा गया था, रस्सी टूटी हुई थी। वहां पर थोड़े से स्ट्रगल के निशान भी थे। थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था खून। वहीं पर थे पग मार्क्स, यानी कोई भी धोखा नहीं खा सकता था कि ये लेपर्ड के ही पग मार्क्स। मैंने उन निशानों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आगे जाके फिर पथरीला रास्ता आ गया था। मालूम ही नहीं चल रहा था कि लेपर्ड बकरी को लेके किस दिशा में गया है। और वहां पर खून के भी निशान नहीं थे, ना ही कोई निशान था घसीटने का। आधे घंटे तक मैं यहां वहां लेपर्ड के निशानों को ढूंढता रहा। जब निशान मिले नहीं तो मैं चल पड़ा गांव की तरफ। गांव आकर बकरी के मालिक को मैंने बकरी का पेमेंट कर दिया। गांव के लोगों से कहा, अब अगर दूसरा शिकार लेपर्ड करेगा तो मुझे खबर भेजना। और मैं वापस चल पड़ा महू की तरफ। हमारी लड़ाई का पहला राउंड लेपर्ड जीत चुका था। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।